अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत में घर रहिए महफूज रहिए में मैं हूँ समीना राना और मेरे साथ मौजूद हैं उवैस तौहीद साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन, बहुत सारे टीवी चैनल्स पर अपने कामयाब प्रोग्राम होस्ट करते रहे हैं और सीनियर तजियाकार भी हैं। और आज मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं सर आपके साथ ट्रांसमिशन में मौजूद हूँ। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी हैं। उवैस साहब, अगर हम जिस तरह से हमारी इस ट्रांसमिशन का मकसद अवेयरनेस देना है, कोरोना से जो तबाही फैल रही है उस हवाले से हम बात करते हैं। और दुनिया की अगर हम बात करें तो हर गुजरते दिन के साथ हम देखते हैं कि दुनिया भर से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। अगर हम तादाद की बात कर लें मुतासरा अफराद की तो 25,93,000 से तजावुज़ कर गई है। खासतौर पर आप ये देखिए कि ये दिसंबर की 30-31 तारीख को पहला वुहान के अंदर जो है सूबे में ये पहला केस डिटेक्ट हुआ था और आप ये देख लीजिए कि 3-3.5 महीने के अंदर क्या तबाही इसने फैलाई है कि 25 लाख जो है वो केसेस हैं और मगरबी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप देखिए कि अमेरिका में 8 लाख से करीब केसेस हो गए हैं। रोज़ाना जो है वो 2000 के ऑन एन एवरेज जो है वो अमवात हो रही हैं और सिर्फ आज के दिन में 800 अमवात हुई अमेरिका में। ये न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर एक क्राइसिस है, आप ये देखिए। और ये बरतानिया में आप देख लीजिए कि बरतानिया के अंदर लगभग 2 लाख के करीब केसेस हैं और उसमें अमवात देख लें आप 18,000 के करीब अमवात हैं। इटली में लगभग 25,000 के करीब हैं, स्पेन में 21,000 हैं, तो 45,000 के करीब अमेरिका में हैं। तो ये एक इतना बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आप हमारा सामने खड़ा हुआ है क्राइसिस कि जिसका मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया जो है वो लगी हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर अमेरिका से हम बात करें कि सबसे बड़ी क़ुव्वत है, इतने कुछ हफ्तों के अंदर उसमें दौरान उनके 2 करोड़ के करीब लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। 2 करोड़। बरतानिया में आप देख लीजिए कि किस तरह क्राइसिस हो रहा है कि प्रिंस चार्ल्स से लेके और उनके वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को भी लपेट में ले लिया। तो इसका मतलब है कि ये अमीर गरीब की बीमारी नहीं है, ये बीमारी जो है जिसने पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ है, जिसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक बहस है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए या कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, मईशत को बचाया जाए, सेहत को बचाया जाए। एक अजीब जो है वो एक इतनी स्ट्रगल समीना हो रही है पूरी दुनिया के उसमें कि पहली दफ़ा ऑयल जो है वो नेगेटिव चला गया अमेरिका में, -37 चला गया कि आप ऑयल लें और हम आपको पैसे देंगे कि स्टोरेज की कैपेसिटी थी। तो इसका मतलब यह है कि हम जो बात करेंगे इस नशिस्त में समीना, कोशिश ये होगी कि हम जो मारूफ पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, इटली के अंदर आलिया सलाउद्दीन हैं जो अपने वीलॉग्स में ज़ाहिर बात मिलान के करीब एक कस्बे में हैं, वो अपनी फैमिली के साथ और पूरे लॉकडाउन के अंदर उनके वीलॉग्स जो हैं पाकिस्तान के व्यूअर्स ने बहुत देखे हैं। इससे पहले कई चैनल्स में काम किया है। जावेद सुमरो मेरे फॉर्मर कोलीग हैं, BBC से ताल्लुक़ है उनका, वो लंदन में हैं और उनसे भी बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले हम बात करें कि हम जावेद सुमरो साहब ने कुछ हमें एक अपने तासुरात बरतानिया की सूरत हाल के बारे में भेजे थे, तो हम वो पहले सुनते हैं और फिर आलिया सलाउद्दीन ने भी हमें एक वीडियो लॉग भेजा है, उसको भी देखेंगे और फिर इन दोनों जो लोग हैं पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं उनसे हम बात करेंगे कि मगरबी दुनिया को किस तरह लपेट में लिया हुआ है। और इतनी तशवीशनाक जो हम समीना बात कर रहे हैं, जावेद सुमरो से पूछेंगे लंदन से, बरतानिया से अच्छी खबरों की भी एक नवीद आने वाली है, आ रही है, उम्मीद तो है। तो सबसे पहले देखें कि जावेद सुमरो ने लंदन से जो BBC के साथ मुंसलिक हैं उन्होंने एक वीडियो लॉग भेजा, ज़रा वो सुनिए तासुरात, फिर हम उनसे भी बात करते हैं। कि सर्द दिन थे और बरतानिया की सियासत, सहाफ़त और आम पब्लिक का जो मौजूद बहस था वो था ब्रेक्जिट, क्योंकि जनवरी के अख्ताम तक बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलग होना था। उस वक्त किसी ने हज़ारों मील दूर से आने वाली उस खबर की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी कि वुहान में एक अनजाना वायरस फैल रहा है। मार्च के वस्त तक बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस को बरतानिया का वीज़ा नहीं मिला और हम उसके शर से महफूज रहेंगे। लेकिन फिर अचानक खबरें आना शुरू हुई इटली से, स्पेन से, करीबी और ममालिक से
ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیمار ہونے لگے, سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ ہلاکتیں ہو رہی تھیں. ان تصویروں کے بعد, ان حالات کے بعد حالات نے نئی کروٹ لی اور یہاں برطانیہ میں اور بورس جانسن کو اچانک احساس ہوا کہ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں اور شاید ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ سے یہ سارے معاملات نکل جائیں. ہرڈ امیونٹی بھی ہو سکتی تھی, اور جو مشورے دیے گئے بورس جانسن کو ان پر بھی عمل درآمد ہو سکتا تھا, لیکن بورس جانسن کو اچانک یہ احساس ہوا کہ انہوں نے اپنے بعض خاص مشیروں کے جو نظریات اور سوچ اور ان کے تجاویز مان لی ہیں, وہ اس ملک کو کسی بڑے خطرے کی طرف لے جا سکتی ہیں. حکومت نے بالآخر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا. تعلیمی ادارے, ریسٹورنٹ, کلب, پب, شاپنگ مال, اسٹیڈیم, حتیٰ کہ ہر چیز بند ہو گئی. لوگوں کی آمد و رفت محدود ہو گئی. ابتدائی دنوں میں لیکن جو وائرس پھیلا تھا اس کے مریض اب آنا شروع ہو گئے تھے. سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں رپورٹ ہو رہی تھیں. سر دست تمام جماعتیں اس وقت سمجھتی ہیں کہ ملک حالت جنگ میں ہے تو وہ حکومت پر کوئی تنقید نہیں کر رہی, لیکن باز گشت ہے کہ جب یہ بحران ختم ہوگا تو بورس جانسن کی حکومت پر تنقید بڑھے گی اور یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ ایک انکوائری کرائی جائے کہ ابتدائی دنوں میں اس بحران میں حکومت نے اور بورس جانسن نے کیا واقعی اس معاملے کو ہلکا لیا اور جس کی وجہ سے ہزاروں جانیں گئی ہیں. دیکھیے سمینہ کے جاوید سمرو بھی ہمیں اسکائپ پہ بھی ہمیں جوائن کریں گے لائیو انٹریکشن کے لیے. یہ آپ دیکھیں کہ وہ جو ہرڈ امیونٹی کا بتا رہے تھے تو آفیشلی اناؤنس نہیں کیا تھا برطانوی حکومت نے, لیکن وہ اس بات پہ بہت غور سے سوچے تھے کہ ہرڈ امیونٹی یہ ہوتی ہے اپنے ناظرین کے لیے کہ اس بیماری کو پھیلنے دیں اور اس میں قوت مدافعت ہوگی, اینٹی باڈیز ہو جائیں گی. اور پھر لیکن جب انہوں نے اندازہ لگایا, تخمینہ لگایا کہ اگر اس وائرس کو ہم نے پھیلنے دیا, بیماری کو پھیلنے دیا, تو پھر تو بہت لاکھوں کی تعداد میں آباد ہوگی برطانیہ سے. اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ میں خود رہا ہوں 3 سال, NHS جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ان کا ایک نیٹ ورک ہے ہیلتھ سروس کا, وہ بھی اس کو کوپ کرنے میں بہت اسٹرگل کر رہا تھا شروع کے اندر. اب جاوید سے ہم پوچھیں گے. تو جاوید آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جی. یہ لندن پہلے اگر ہم ظاہر بات ناظرین یہاں پاکستان کے بہت سارے لوگ جانتے ہیں, ہائیڈ پارک کو جانتے ہیں, کوونٹ گارڈن کو جانتے ہیں, اور آکسفورڈ اسٹریٹ کو جانتے ہیں, جو ہمارے عمرہ جو ہیں جو وہاں سے شاپنگ کے بہت شوقین رہے ہیں. تو وہ اب سنسان ہیں ان دنوں لندن کے اندر. جی بالکل. پاکستان کوئی ایسا صاحب ذوق اور دولت پاکستانی ہوگا جو لندن نہ آتا ہو. سب کے لیے بری خبر یہ ہے کہ جو ان کا سب سے فیوریٹ مقام ہے آکسفورڈ اسٹریٹ اور ریجنٹ اسٹریٹ, جو کہ لندن کے 2 اہم شاپنگ کے علاقے ہیں, وہ بند ہیں. نہ صرف وہ, لندن کے تمام جو مونیومنٹل علاقے ہیں جیسے کہ ٹریفالگر اسکوائر ہے, کوونٹ گارڈن ہے, لیسٹر اسکوائر ہے, ریجنٹ اسٹریٹ ہے, پارک ہے, ساری جگہیں اتنی سنسان ہیں کہ میں نے گزشتہ 20 سال میں اس طرح کا ماحول نہیں دیکھا. جو لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے پہلے جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تک بھی دیکھی ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ آج کے جو حالات ہیں وہ انہوں نے اس ملک میں اور اس شہر میں پہلے کبھی نہیں دیکھے. اچھا جاوید, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس وقت کمپلیٹ ہے اور اس کی کوئی ڈیٹ کوئی دی ہوئی ہے برطانوی حکومت نے کہ جی یہ اس وقت تک کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا یا پارشل لاک ڈاؤن ہوگا؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ اسکولز بند ہیں, کالجز بند ہیں, تمام ادارے بند ہیں, اور پبس بند ہیں, کلبس, ریسٹورنٹس, اسٹیڈیمز, ہر چیز بند ہے, مالز بند ہیں, شاپنگ بند ہے. لیکن جو اسینشل سروسز ہیں ان کی اجازت دی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ لوگوں کو خوراک چاہیے تو جو فوڈ سپلائی کرتے ہیں, جو ڈیلیوری ڈرائیورز ہیں, ان کو اجازت ہے کہ وہ نکل سکتے ہیں. جو اسینشل سروسز ہیں, NHS ہے, ڈاکٹرز ہیں, ہم ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ نکل سکتے ہیں. تو یہ نہیں کہ کوئی سڑک پہ نہیں ہوتا. 4
गवर्नमेंट ने 4 एरियाज बताए हैं जिनके से वाबस्ता लोग निकल सकते हैं। एक तो अगर आपको कोई मेडिकल जरूरत हो उसके लिए आप निकल सकते हैं, आपको अगर फूड चाहिए, खुराक चाहिए, उसके लिए निकल सकते हैं, अगर आप इसेंशियल सर्विसेज में हैं जैसे NHS है, लॉरी ड्राइवर हैं या जो की वर्कर्स हैं, वो निकल सकते हैं उस सूरत में अगर वो अपने घर से काम ना कर सकते हो। तो ये 3-4 एरियाज है उनके लोग निकलते हैं, आपकी टोटल लॉकडाउन। अच्छा, मैं जावेद आपसे इसी वजह से पूछ रहा था क्योंकि हमारे यहाँ भी एक बहस है कि कितना ये ज़ाहिर बात है हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क में शुमार तो नहीं होता, तरक्की पजीर हैं और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस लॉकडाउन और इस पार्शियल लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन की बहस को लेके। तो इस वजह से मैं आपसे पूछ रहा था कि कौन कौन से एरियाज़ हैं और क्या हम लेसन सीख सकते हैं। मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। आलिया सलाउद्दीन भी हमें स्काइप पे हमारे साथ इटली से मौजूद है, लेकिन इससे पहले कि हम उनसे बात करें, समीना, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक वीडियो लॉग भेजा है। जाहिर बात है इटली के अंदर 1,80,000 के करीब केसेस हैं और 25,000 के करीब अमवात हैं, और यूरोप में सबसे ज्यादा जो उम्र के लोग हैं वो इटली के अंदर ही होते थे। और वैसे चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो ब्रेकआउट था वो इटली में ही हमने इटली के अंदर इनिशियली हुआ। जी, आलिया ने जो हमें भेजा है वो तासुरात अपने, तो हम वो पहले सुनते हैं और फिर आलिया से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं। अंदर कोरोना वायरस के हिसाब से जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है और हमें ये बताया जा रहा है कि हम अब फेज़ 2 के करीब आ चुके हैं। फेज़ 2 का मतलब है कि हम वायरस के साथ जिएं, एहतियात से जिएं ताकि वायरस दोबारा फैले नहीं। लेकिन हमें ये भी कहा गया है कि ये फेज़ 2 4 मई से पहले नहीं होगा और सिर्फ कर्व्स देख के ये हिसाब नहीं लगाया जाएगा कि कब फेज़ 2 शुरू होगा, लेकिन देखना ये होगा कि तमाम शहर, उनके हस्पताल, दफातर, कंपनियां, फैक्ट्रियां, दुकानें, इन सब ने वो सारे लवाजमात पूरे कर लिए हैं जो कि फेज़ 2 के लिए ज़रूरी हैं। कल ही यहाँ पे एक बहुत दिलचस्प स्टडी शाया हुई है एक गांव के बारे में जिसका नाम है वो जो है वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि वहाँ पे एक रेड जोन करार दिया गया था, यानी कि फरवरी में जब इटली के अंदर कोरोना वायरस के केसेस शुरू हुए तो वहाँ बहुत बुरी तरह फैल चुके थे। वहाँ 3,000 लोग रहते हैं और स्टडी के लिए सारे 3,000 लोगों का टेस्ट लिया गया। फिर उनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया और उस क्वारंटीन के बाद उन सारे अफराद का दोबारा कोरोना वायरस का टेस्ट लिया गया। नताइज क्या निकले? हमें ये पता चला कि क्वारंटीन से पहले वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था, यानी कि 3-4 दिन में उसका नंबर डबल हो रहा था। फिर हमें ये पता चला कि क्वारंटीन के बाद कोई नई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुई। वायरस फैला लेकिन उसका फैलाव महदूद रहा। जो लोग पहले से इन्फेक्टेड थे उन्होंने अपने घर वालों को वायरस दिया जिनके साथ वो क्वारंटीन में थे। हमें ये भी पता चला कि जो पहले टेस्ट हुए और बाद में टेस्ट हुए उन सबको मिला के 10 साल की उम्र के नीचे के जो बच्चे हैं उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। लेकिन जो बहुत अहम बात हमें पता चली वो ये थी कि जो जितने भी पॉजिटिव केसेस थे उनमें से 43% यानी कि तकरीबन आधे लोग एसिम्प्टोमेटिक थे, यानी कि आप देख के बता नहीं सकते थे कि इनको वायरस है, लेकिन उनकी ट्रांसमिशन की कुव्वत उतनी ही थी जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब लॉकडाउन में नरमी आएगी तो उसके साथ हमें टेस्टिंग भी बहुत बढ़ानी होगी ताकि ये जो वायरस है ये दोबारा आग की तरह ना फैल जाए। हाँ जी सबीना, देखिए आप आलिया सलाउद्दीन ने जो 2-3 पॉइंट्स बताए, वो बड़े इम्पोर्टेंट। एक तो जो क्रूशल फेज था और जो क्रिटिकल फेज था उससे कहीं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जो इटली के में जो बहुत ही संगीन सूरत हाल थी। आखिर में जो उन्होंने बात की कि अगर हम फेज 2 में जाएंगे तो उसमें टेस्टिंग बहुत वाइटल होगी, क्योंकि जब टेस्टिंग होगी तो शरह भी जो ट्रेंड है वो भी ज़्यादा, वो आपको आपकी जो अमवात का भी कम होगा और आपको पॉपुलेशन का पता भी चलेगा जब रैंडम आप जाएंगे। अभी जैसे पाकिस्तान में हम टारगेटेड कर रहे हैं और हम लिमिटेड कर रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी इस्तेदाद जो सलाहियत है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत आगे मराहिल काफ़ी संगीन हमारे सामने खड़े हैं। दूसरा, हम आलिया से जो हमने देखा है कि पाकिस्तान ने काफ़ी पहले स्टेप्स लेना शुरू कर दिए थे अपनी बिसात के मुताबिक। आइडियल तो सिचुएशन कहीं भी नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन जो बात कर रहे थे कि आलिया अगर आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं तो ये इब्तदाई जो गलतियाँ थी इटली को वो महंगी पड़ी, और जिस तरह कहीं मैं पढ़ रहा था कि एक टाउन था जिसमें पहले उसको
لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ میڈیا میں لیک ہوا اور اس کے بعد پھر لوگوں کے جتھے کے جتھے پورے ملک میں پھیل گئے, اس طرح وہ زیادہ اٹ اسپریڈ لائک وائلڈ فائر ان اٹلی. از اٹ ٹرو وہ غلطیاں کافی مہنگی پڑی, ابتدائی جو غلطیاں تھیں؟ یقیناً اویس, جو غلطیاں ہیں وہ بہت مہنگی پڑی, کیونکہ جب ابھی جاوید سمرو صاحب بھی بات کر رہے تھے تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ایک فلم جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے, اور کاش کہ پوری دنیا جو ہے وہ اٹلی کی غلطیاں اور اٹلی جو کامیابیاں ہیں ان سے سیکھ سکی ہوتی. تو غلطی جو اس وقت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو لومبرڈیا کا ریجن تھا جہاں پہ جو ہارڈسٹ ہٹ ہے اس وقت, اس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم لاک ڈاؤن کر دیں گے. تو ہزاروں کی تعداد سے اس ریجن سے لوگ جو ہیں وہ ٹرین سٹیشنز پہ پہنچ گئے تھے ساؤتھ جانے کے لیے تاکہ وہ لاک ڈاؤن میں نہ ہو. لیکن جو اور چیزیں ہیں جو انگلینڈ بھی سیکھ سکتا تھا, جو پاکستان بھی سیکھ سکتا تھا, اور وہ سب سے اہم بات تو یہی ہے. جی بتائیے عالیہ, اگر آپ میرے ساتھ رہیں, جو ایک پاکستان کے لحاظ سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے, اور اس میں جہاں پہ ریجنل سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی پہ بات ہوئی ہے, وہاں پر کرونا وائرس کی جو سنگینی ہے اور جو اموات ہوئی ہیں امریکہ میں, اس کے اوپر کنسرن شو کیا عمران خان صاحب نے. جو ایک ساتھ جنگ جو مشترکہ ہے اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے. یہ کچھ دیر قبل کی خبر ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ دفتر خارجہ کی جو ترجمان ہیں عائشہ صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ذرا آپ اس کے بتائیں گے اس کی اہمیت کہ جو اس وقت بات ہوئی ہے کرائسس میں ہیں دونوں ممالک, اور بالخصوص امریکہ میں تو ایک تباہی والی سچویشن ہے. جی شکریہ. بالکل پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ابھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے, اور اس میں کئی چیزیں دونوں لیڈرز نے ڈسکس کی ہیں. سب سے پہلے تو ایک سالیڈیرٹی کا جیسچر بھی تھا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کرونا وائرس کی وجہ سے کافی تباہی ہوئی ہے اور بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے, تو اس کے لیے ایک جیسچر آف سالیڈیرٹی تھا اور تعزیت بھی تھی جو پرائم منسٹر نے ایکسٹینڈ کی ہے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پاکستان میں جو کووڈ-19 کے چیلنج کے حوالے سے حکومت پاکستان نے اقدامات لیے ہیں, جس میں ریلیف پیکج جو ہے $8 بلین تقریباً جس کی مالیت ہے, اس کا بھی ذکر ہوا, اور تمام اقدامات جو حکومت پاکستان لے رہی ہے اس پینڈیمک کو روکنے کے لیے اور اس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے جو ڈیٹ ریلیف کے حوالے سے ایک گلوبل اپیل کی تھی, اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے, اور یہ اس بات پہ زور دیا کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ ایک پوری انسانیت کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کورونا وائرس کا, اور یہ کلیکٹیو ایکشن سے ہی اس کی روک تھام اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور اسپیشلی وہ ملک جو ڈیولپنگ ہیں اور جن کی معاشی مسائل جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے. ریجنل کانٹیکسٹ میں بھی پرائم منسٹر نے پاکستان کی ایک طویل تاریخ ہے افغانستان کے حوالے سے, اور اس فون کال میں بھی انہوں نے پاکستان کی جو فیسیلیٹیشن رہی ہے افغان پیس پروسیس کے حوالے سے, اور آئندہ بھی جو اس پروسیس کے حوالے سے ہماری یہ تمنا ہے کہ یہ امن کا جو معاہدہ ہے وہ آگے بڑھے, اس حوالے سے بھی ذکر ہوا. اچھا عائشہ صاحبہ, اگر میں آپ سے ایک چھوٹا سا سپلیمنٹری سوال پوچھوں, ظاہر بات ہے کہ افغان امن جو عمل ہے وہ بہت ہی کروشل ہے اور کی ہے, لیکن اس کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ظاہر بات ہے کہیں پیچھے نظر آ رہا ہے, اس وقت پرائرٹیز میں آبویسلی نہیں ہیں. لیکن یہ ذرا فرمائیے گا جو آپ کہہ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو انیشیٹو تھا اور جو اپیل تھی کہ ریلیف دیا جائے جو ڈیٹس ہیں غریب ممالک میں یا تیسری دنیا کے ممالک میں, تو there were reports in a section of press کہ G20 سے فارمل ریکویسٹ نہیں تھی, اس وجہ سے کنسیڈر نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. Can you confirm or deny that?
कैन यू थ्रो अ लाइट ऑन दैट? नहीं जी, ये कंफर्म और डिनाई करने वाली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की जो ग्लोबल रिलीफ के लिए अपील थी फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग, इसमें आपने भी ये देखा होगा कि इसकी एक बहुत पजीराई हुई है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से भी और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी। जैसे UN सेक्रेटरी जनरल ने प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टली हवाला देकर बात की है कि जी हमारी भी वही पोजीशन है, वही स्पिरिट है UN सेक्रेटरी जनरल की। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक की भी जॉइंट स्टेटमेंट आई है इसी हवाले से। G20 की समिट मीटिंग में भी इसका जिक्र हुआ था और फिर उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जो डिसीजंस आए G20 की तरफ से भी वगैरह। सो बेसिकली ये एक अपॉर्चुनिटी है जो प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव पे क्रिएट हुई है और ये अपील उनकी जो है उसकी एक ग्लोबल रेजोनेंस हुई है। अब हमारे जो मालियाती मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये एक भरपूर कॉम्प्रिहेंसिव जायजा लेंगे और फिर ये बात आगे बढ़ाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा फारूकी साहिबा, स्पोक्स पर्सन दफ्तर खारजा की, जो बता रही थी कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के माबैन जो बातचीत हुई है, और कोरोना वायरस ज़ाहिर बात है कि उसमें प्रायोरिटी लिस्ट पे था। और अगर हम आलमी उसमें बात करें तो WHO ने भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इनिशिएटिव स्टेप्स की कोरोना वायरस की फाइट पे तारीफ की है। आइडियल सिचुएशन कहीं नहीं है एंड वी कैन ऑलवेज डिबेट। आलिया, जो आपसे दोबारा हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि आप जो बता रही थी कि इनिशियल जो मिस्टेक्स थी, ये आप साउथ का जिक्र कर रही थी कि उस कस्बे से साउथ की तरफ गए, तो ये जो साउथ के अंदर ज़्यादा केसेस हैं और सिसली वगैरह जो हैं, क्योंकि उनके भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिस तरह पाकिस्तान में है हमारे यहाँ कि एक दूसरे नाना नानी दादा दादी ताया फूफी सब एक दूसरे के साथ इन टच होते हैं, अनलाइक यूरोप अदर यूरोपियन कंट्रीज। सो क्या इस वजह से कुछ स्प्रेड ज़्यादा फैला? वैसे इटली के अंदर तो पूरे इटली के अंदर ये वायरस जो है वो फैला है, लेकिन जो हार्डेस्ट हिट रीजन्स हैं वो हैरानगी की बात है कि वो नॉर्थ में है, लोम्बार्डिया और उसके आसपास जो इलाका है। और ये जो नॉर्थ का इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है क्योंकि नॉर्थ जो है वो 45% ऑफ द GDP बनाता है इटली के लिए, और इस वक्त वो अब 1.5 महीने से लॉकडाउन के अंदर है। लेकिन मैं सुमरो साहब की बात से आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे इनकी बातें जो सुन के लग रहा था कि जैसे कि जो इंग्लैंड में हो रहा है, जो UK में हो रहा है, वो सब कुछ वही है जो इटली में हो चुका है, और अब वो पूरी दुनिया में इसी तरह एक ही चीज रिपीट होती चली जा रही है। शायद लोग वही गलतियां भी करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस की जंग है वो एक्चुअली तो वक्त के साथ जंग है। जितनी जल्दी उसमें अटैक किया जाए उतनी ही जल्दी उसके कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं, लेकिन किसी मुल्क ने ये नहीं किया। एक जो इटली के अंदर जो चाइनीज डॉक्टर जो इनिशियली बुलाए थे जब क्राइसिस बहुत बढ़ गया था, तो एक चाइनीज डॉक्टर, इफ आई रिकॉल इट करेक्टली, कि उसने जो क्या सेंटेंस कहा था कि वी हैव टू शट डाउन द टाइम, एक जो क्लॉक का जो वक्त है उसको रोकना है। So it's such a crazy sentence which like you know जी। और वह जो टाइम है वो किस तरह जाया होता है? टाइम जाया होता है मिक्स्ड मैसेजेस पे जो जाया होता है। ये हमारे यहाँ भी हुआ इटली के अंदर। फौरन उन्होंने कहा कि आप घर रहें, आप निकले नहीं, निकलना जो है वो खतरनाक है। लेकिन फिर जब मिलान के अंदर टूरिज्म कम होने लगी तो मिलान के मेयर आ गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं मिलान जिंदा है, जाग रहा है, और फिर दोबारा जिंदगी शुरू हो गई। तो ये मिक्स्ड मैसेजेस हैं, इनमें वक्त जाया हुआ। वक्त जाया होता है जब हुकूमतें सोच रही होती है कि हम मईशत को बचाएं या हम इंसानी जान को बचाएं, क्योंकि इसमें जब हम मईशत के साथ चलते हैं तो आखिरकार हमें जाके इंसानी जान ही को बचाना पड़ता है, लेकिन उसमें देर हो जाती है, मईशत भी जाती है, जाने भी जाया होती है। बिल्कुल। और वक्त जाया होता है कि जब पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होती और कोई और बात कर रहा होता है, कोई कुछ और बात कर रहा होता है। Exactly. और आप वैसे आपकी इजाजत से एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी आलिया से। बिल्कुल सवाल कीजिए, और इसी से मिलता जुलता सवाल फिर हम जावेद से करते हैं। आलिया साहब, जिस तरह से आपका वीलॉग हम पहले देख रहे थे जिसमें आपने कहा कि अब हम फेज़ 2 में एंटर हो गए हैं, जहां पर हमें इसके साथ रहना है लेकिन एहतियात के साथ रहना है। मैं ये जानना चाहूँगी कि जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं फेज़ 2 में, ओवरऑल इटली में क्या बिहेवियर लोगों का है? क्या वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ चल रहे हैं, या
बे एहतियाती भी देखने को मिलती है? तो फेज 2 जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। आजकल उस पे बातचीत चल रही है कि फेज 2 के क्या लवाजमात होंगे, लेकिन कुछ चीजें जो है वो साफ जाहिर हो चुकी हैं कि जो फेज 2 जब भी शुरू होगा तो हम मास्क वगैरह के बगैर हम अपने गेट से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। उसके अंदर जो सारी कंपनियां होंगी, जो फैक्ट्रियां होंगी जो चलेंगी, उन सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी, अपने लोगों में वर्क प्लेसेस दोबारा बदलने होंगे, शायद शिफ्टों में काम करना हो ताकि ज्यादा लोग एक वक्त में एक जगह पे ना हो। फिर ये भी बात चल रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लोग ट्रेनें और बसें लेते हैं तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि एक सीट छोड़ के बैठा जाए। अगर ऐसा होगा तो बड़े शहरों में पीक टाइमिंग्स का क्या होगा, तो क्या लोग क्या वीकेंड्स पे भी काम करेंगे? तो इस पे बहुत सारी बातें चल रही हैं कि फेज 2 कैसे हो सकता है। अच्छा। लेकिन साथ साथ कोरोना वायरस टेस्ट भी चलेंगे और साथ साथ एंटीबॉडी टेस्ट भी चल रहे हैं। अच्छा, दैट्स जाहिर बात है कि एक लंबा एक प्रोसीजर, आपको एक पूरा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना। आलिया, मैं आपके पास आऊंगा और वेटिकन का थोड़ा सा रोल पूछना चाहूँगा, क्लर्जी का जो है वहाँ पे इस पूरे क्राइसिस में। लेकिन जावेद, मैं आपसे ये पूछना चाहता कि जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं कि बरतानिया में जिस तरह हालात ख़राब हुए, उसमें जो वर्स्ट हिट जो कम्युनिटीज़ हैं, क्या वो अफ्रीकन और एशियन कम्युनिटीज़ रही हैं? इज़ इट करेक्ट टू सजेस्ट? देखिए, बज़ाहिर अब तक की जो हरकतें हो रही हैं मुल्क भर में, उसमें ये बात सामने आ रही है कि शायद जो ब्लैक्स और स्याफाम और एशियन कम्युनिटीज़ हैं या माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनका आबादी के लिहाज से तनासुब ज़्यादा, लेकिन इस पर कोई हतमी राय अभी फिलहाल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि बहुत सारी हलाकतें ऐसी हुई हैं पूरे मुल्क में जो अभी पूरे तौर पे अकाउंटेड फॉर नहीं है। वो क्योंकि केयर हाउसेस में, केयर होम्स में हलाकतें हुई हैं, जहाँ पे उम्र रसीदा लोग रहते हैं वहाँ पे हलाकतें हुई हैं, सोसाइटी में, कम्युनिटीज़ में हलाकतें हुई हैं। अभी तक की जो नंबर हैं, जो तादाद बताई जा रही है, वो सिर्फ उन हलाकतों की बताई जा रही थी जो अस्पतालों में दाखिल होने के बाद फौत हो गए हैं। ठीक। तो इस पे अभी तफ्तीश हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि स्याफाम लोग और एशियन कम्युनिटीज ज्यादा इस वायरस का शिकार हो रही हैं और उनकी हलाकतें हो रही हैं। अच्छा जावेद, एक मुख्तसर जारी बात है, हमारे मुल्क में भी एक हर जगह पे दुनिया में वो एक पॉलिटिक्स भी होती है, रिलीजन का भी एक रोल प्ले होता है इस पूरे इस क्राइसिस में या इस आउटब्रेक में, जिसने पूरी दुनिया को एक पूरा अपसाइड डाउन किया हुआ है, पूरी तहस नहस किया हुआ है सूरत हाल को। तो क्या अपोजिशन पार्टी, जिस तरह आप अपने वीलॉग में बता रहे थे कि इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं किया है, तो अभी वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं जो जो स्टेप्स हैं और उनको गाइड कर रहे हैं, या अभी भी क्रिटिसिज्म मौजूद है और प्रेस में, मीडिया में? क्रिटिसिज्म तो मौजूद है वैसे, लेकिन चूंकि जैसे कि मगरबी डेमोक्रेसीज में या में होता है कि जब इस तरह के बहरानी सूरत हाल होती है, उस वक्त पार्टीज ये कोशिश करती हैं कि उस पर सियासत करने के बजाय कोई इस तरह की बात करें जिससे एक वाज़े मैसेज आ रहा हो। जैसे कि आलिया भी कह रही थी कि जो मैसेजेस होते हैं ना, वो जब मिक्सअप हो जाते हैं तो चीज़ें उसमें ऐसे बहरान की सूरत हाल में ख़राब होती है। तो अपोजिशन के नए लीडर आए हैं, लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर, उन्होंने तनकीद की है, ख़ास तौर पे इस बात पे तनकीद की है कि गवर्नमेंट शुरू में बहुत स्लो थी और जो प्रोटेक्शन PPE के जो मामलात हैं कि जो सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के प्रोटेक्शन के जो कपड़े थे, उनको लाने में बरतानिया ने जो देर की और जो लॉकडाउन में शुरू में देर की, उस पर तनकीद हो रही है। अच्छा जावेद, अगर जावेद मैं आपसे इस नशिस्त का समीना हम चाह रहे हैं कि जो एक अच्छी खबर पर हम इसका इख्तिताम करें, ना कि एक हैबतनाक जो तस्वीर इस वक्त खिंची हुई है पूरी दुनिया में। तो जावेद के पास आखिरी सवाल पे आएंगे उस वैक्सीन का जिसकी कल जाहिर बात है कि ह्यूमन ट्रायल हो रही है, वो पूछेंगे। लेकिन आलिया, वेटिकन का रोल इस पूरे क्राइसिस में क्लर्जी का किस तरह रहा है? हमारे यहाँ भी जाहिर बात है कि एक बहस रही है मुख्तलिफ ज़ावियों से, तो इस क्या क्लर्जी का क्या रोल रहा है इस पूरे क्राइसिस में?
देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपको पता है कि इटली जो है वो एक 98% कैथलिक मुल्क है और यहाँ गली गली में चर्चेस हैं, लेकिन यहाँ पे कानून जो है वो मुल्क का चलता है जाहिर है। तो जब कह दिया कि कोई इज्तिमा नहीं होगा तो ना चर्च में कोई इज्तिमा हो रहा है, जबकि पूरे आप देख लें कि ये लेंट का महीना गुजरा है, फिर ईस्टर का पूरा हफ्ता गुजरा है जो कि एक बहुत ही अहम त्यौहार है यहाँ ईसाइयों के लिए। लेकिन आपने ये भी देखा कि जो पोप हैं वो अकेले एक सेंट पीटर स्क्वायर के अंदर खड़े होकर उन्होंने दुनिया के लिए दुआ की। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ है, और ईस्टर पे उन्होंने वीडियो पे अपने सारे मानने वालों से जो है वो खिताब किया, और वो अपनी खिड़की से जब झांकते हैं तो एक खाली स्क्वायर को ब्लेस करते रहते हैं। लेकिन कभी ये बात नहीं हुई कि जो मैप है वो होना चाहिए और लोगों को चर्च आना चाहिए। ठीक ठीक ठीक। आलिया, अगर समीना, अब जावेद साहब से हम पूछ लेते हैं कि जो अच्छी खबर है ये, हाँ वो भी हम सभी इंतजार करें। कल से जुमेरात को यानी कि बरतानिया में जो वैक्सीन है वो ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रही हैं, और ये ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट हैं या कुछ इसकी तफसीलात बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? वैसे जब से 23 मार्च से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तो यकीन कीजिए ये पहली वो खबर है जिसके सुनने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा इत्मीनान होता है कि शायद मुस्तकबिल हमारा इतना तारीख भी ना हो। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट शहरों में और डिफरेंट लेबोरेटरीज में वैक्सीन पे काम हो रहा है, कोई 20 के करीब। तो जो ऑक्सफोर्ड का ग्रुप है उसने ये कहा है कि वो इस मरहले पर आ गए हैं जब इस वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल्स, जो इंसानी ट्रायल जुमेरात से शुरू होंगे, यानी कल से शुरू होंगे। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस होता है, इसमें पहले देखना पड़ता है कि वो कितनी मौसर है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए खतरनाक तो नहीं है। तो वो एक 5 महीने का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद जब उसको फिट पाया जाता है कि वो इस्तेमाल की जा सकती है पब्लिक में, फिर उसको अप्रूवल मिलता है। बिल्कुल ठीक है, तो अच्छी खबर है, लेकिन 4-5 महीने लग सकते हैं। अच्छा, ब्रीफली आप दोनों से, समीना, इन दोनों से जाहिर बात है पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में तवील अरसे से काम किया है, दोनों हमारे फॉर्मर कॉलीग भी रहे हैं। आलिया, ब्रीफली अपने तजर्बात जो इटली के अंदर जो गलतियाँ सब कुछ हुई है, ब्रीफली कोई पैगाम देना चाह रही हो पाकिस्तान के लोगों के लिए अपने वो, तो ब्रीफली कोई 1 or 2 लाइन्स, एंड देन सेम क्वेश्चन जो है वो जावेद के लिए भी। पैगाम सिर्फ एक ही है जो इटली ने भी सीखा और बड़ी देर में हम सबके समझ में आ रही है कि हमें बात एक्सपर्ट्स की सुननी चाहिए। ये साइंसी मसला है, ये सियासी मसला नहीं है, तो हमें डॉक्टरों की बात सुननी चाहिए, साइंटिस्ट की बात सुननी चाहिए, जरूर हमारे लिए बेहतर होगा। जावेद जी, एक तो मैं इनकी बात को की तायद करूंगा बिल्कुल 100% कि ये साइंसी मसला है, कोई सियासी मसला नहीं है। दूसरी बात ये कि पैगाम जो है वो सियासतदानों के लिए कि वो क्लियर बात करें, वो ये ना कहें कि जी अब आज़ाद मुल्क है तो आज़ाद मुल्क में हम लोगों को कैसे रोक सकते हैं। जी, आज़ाद मुल्क में अगर ठीक है, बेसिक बरतानिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो जावेद सुमरो, अपना ख्याल रखिएगा बरतानिया में, और पूरी हमारी कम्युनिटी भी, और ख़ास तौर पे इटली के अंदर भी हैं, और जितने भी बैरून ममालिक हैं वो अपना ख्याल रखें समीना। और दूसरा ये कि कल जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब टेलीथॉन पे डोनेशंस की कॉल देंगे, मैं समझता हूँ जितना पाकिस्तानी जो साहिब हैसियत हैं उतना ही हमारे जो बैरून ममालिक में जो रहते हैं हमारे पाकिस्तानी, वो भी ज़ाहिर बात है उनका हमेशा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो भी इसमें अपना हिस्सा डालें। अगली नशिस्त में हमारे साथ तैमूर झगड़ा साहब होंगे, वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा होंगी, मज़हर अब्बास होंगे और मुशर्रफ जैदी साहब होंगे। तो हम स्पेसिफिकली बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मसाइल हैं उससे कैसे नब्र आज़मा हो सकता है। तो समीना बिल्कुल, और ख़ासतौर पर ये भी बात उवैस साहब के अगले 3-4 हफ्ते जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तानियों को क्या करना है। तो वैसा इस नशिस्त का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, एक न्यूज़ ब्रेक लेंगे नाज़रीन हम इस वक्त, और इस न्यूज़ ब्रेक के बाद इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को उवैस तौहीद साहब आगे बढ़ाएंगे और उवैस साहब का साथ देंगे रिजवान अली अहमद। तो यहाँ पर एक न्यूज़ ब्रेक, आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।